यस सर। ओके, तो हम लोग इस मैटर अराउंड अस प्योर कर रहे थे, इस मैटर अराउंड अस प्योर। अब इसमें कॉलॉइड्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। सस्पेंशन लास्ट क्लास में हो गया था ना, यस सर। तो सस्पेंशन डिटेल में कर लिए थे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग कॉलॉइडल सॉल्यूशंस में आ गए। ठीक है, हेडिंग डाल लो तुम लोग, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए देखो, कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो है ये भी एक, ये हेट्रोजीनियस सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा है, इट इज ए heterogeneous system consisting of, ठीक है, dispersion medium and dispersed phase, in which the size of the dispersed phase is greater than the true solution but less than suspension। ठीक है, ये हुआ कोलोइडल सॉल्यूशन का डेफिनेशन। ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है और ये दो कंपोनेंट में हम लोग इसको, दो कंपोनेंट होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में। एक कंपोनेंट कहलाता है डिस्पर्सन मीडियम और दूसरा कंपोनेंट कहलाता है डिस्पर्स्ड फेज। और इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज, जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स्ड फेज के, उसका साइज जो होगा वो सॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स से बड़ा होता है और सस्पेंशन से छोटा होता है। मतलब ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करेगा पार्टिकल साइज। तो इसमें जो पार्टिकल साइज होता है ना, ये अगर हम लोग लिखना चाहें, ये बेसिकली देखोगे रेंज जो होता है पार्टिकल साइज का, ये रेंज देखोगे 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁹ ये रेंज होता है पार्टिकल साइज का। समझ गए? डिस्पर्स्ड फेज को जो पार्टिकल्स होते हैं 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁹ में लाई करते हैं, तो इसको बोला जाता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब जैसे इसको रिप्रेजेंट करना चाहें हम लोग, ठीक है, तो ये देखो दो कंपोनेंट होते हैं इसमें। सही है हमारा, ये मान लो अपैरेटस ले लिया हम लोग, इसमें इस तरह से, ठीक है। ये देखो इसमें ये पार्टिकल्स देखोगे इस तरह से, ये सस्पेंडेड है। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें क्या है, डिस्पर्सन मीडियम किसको बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज किसको बोलेंगे, तो ये है डिस्पर्सन मीडियम, जिसमें कि पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, उसको बोला जाता है डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम या फिर इसका नाम कॉन्टिन्यूअस फेज भी बोला जाता है इसको, कॉन्टिन्यूअस फेज। एक मिनट रुकना तो। हेलो, हेलो,
यस सर। आवाज आ रहा है क्या अभी? यस सर। चलो, तो देखो ये होगा डिस्पर्सन मीडियम या फिर कंटिन्यूअस फेज इसको बोला जाता है। ठीक है, या फिर इसको देखोगे एक्सटर्नल फेज भी बोला जाता है। यह डिस्पर्सन मीडियम है जिसमें कि पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, उसको डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। और जो पार्टिकल सस्पेंडेड होंगे उसको डिस्पर्स्ड फेज बोला जाता है। तो ये हो गया डिस्पर्स्ड फेज। समझ आ रहा है डिफरेंस डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में? तो डिस्पर्स्ड फेज को डिसकंटीन्यूअस फेज भी बोला जाता है, डिसकंटीन्यूअस फेज, या फिर इसको इंटरनल फेज भी बोला जाता है। डिफरेंस क्लियर है या नहीं है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में? बोलो, यस समझ सर। आया? तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, ये ध्यान रखना। टू कंपोनेंट्स, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज, जो पार्टिकल सस्पेंडेड होंगे वो कहलाते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें सस्पेंडेड होंगे उसको बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन मीडियम। देख लो एक बार तुम लोग अच्छे से, कोई डाउट है इसमें तो बताओ। चलो, कोई दिक्कत? लिख लिया इसको आराम यस सर। से। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग इसको कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज को देखना है, प्रॉपर्टीज के बारे में लिख रहे हैं। तो इसके कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज क्या आ जाएंगे बताओ? सबसे पहला प्रॉपर्टी ये क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। दूसरा, इसका पार्टिकल साइज जो है काफी बड़ा है, मतलब ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़ा ही है। ठीक है, और सस्पेंशन से छोटा है। तो ये क्या होगा, इसको इसको भी मतलब उतना भी बड़ा नहीं है ये कि हम लोग नेकेड आई से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो नेकेड आई से ये विजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग द पार्टिकल्स ऑफ colloid can't be seen by naked eyes। ठीक है, इसको डायरेक्टली हम लोग नहीं देख सकते हैं। तीसरा, इसके पार्टिकल साइज जो होते हैं वो सस्पेंशन से तो छोटा होता है बट ट्रू सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। तो इसका रेंज ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, पार्टिकल साइज का जो रेंज आएगा कितना होता है रेंज? 10⁻⁻6 मीटर to 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर से 10⁻⁻9 मीटर बीच में ये लाई करेगा। ठीक है। चौथा, ये कोलोइडल सॉल्यूशन जो है ना ये स्टेबल होता है, स्टेबल मिक्सचर। स्टेबल मिक्सचर बोलने का मतलब क्या हुआ कि इसको अगर तुम बहुत टाइम तक छोड़ दोगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो यस उसके पार्टिकल्स ऐसा नहीं होंगे कि नीचे जाके सेटल हो जाएंगे, वैसा नहीं होता है। स्टेबल मिक्सचर है, इसका बोलने का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स डो नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हो गया स्टेबल मिक्सचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, सर। और क्या हाँ बोलो। सर इसमें टिंडल इफेक्ट शो होगा या नहीं होगा? हाँ, टिंडल इफेक्ट अभी तो बताने वाले हैं। टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व करेंगे ना इसमें, सस्पेंशन में भी हम लोग टिंडल इफेक्ट देख रहे थे, यहाँ भी ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। अब टिंडल इफेक्ट के बारे में ऑलरेडी तुम लोग को बता चुका है। टिंडल इफेक्ट बेसिकली लिखा चुके थे ना डेफिनेशन टिंडल इफेक्ट का। यस सर। चलो, टिंडल इफेक्ट में ये बताया गया था कि पार्टिकल साइज जो है इसमें लार्ज इन होते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट के पार्टिकल्स को क्या करेंगे, स्कैटर कर देंगे। तो वो जो अगर डार्क में तुम व्यू करोगे किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन से, अगर हम लोग लाइट का बीम पास करेंगे तो देखोगे वो पाथ पूरा विजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट को अगर जो नहीं लिखे हो ये लिख सकते हो कि इफ ए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इफ ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट
strong beam of light is passed through a colloidal solution placed in a dark place, then the path of light या the path of the beam बोल सकते हैं हम लोग, gets illuminated. ठीक है, illuminated मतलब वो lighten up हो जाएगा. तो पाथ पूरा हमको, जिस पाथ से वो ट्रैवल कर रहा होता है, बीम ऑफ लाइट जिस पाथ से ट्रैवल करेगा वो पूरा पाथ हमको दिखेगा. जैसे इसका एक एप्लीकेशन होता है, जैसे मूवी हॉल तुम लोग सब गए ही होगे ऑब्वियसली, उसमें देखते हो जब प्रोजेक्शन, लाइट का प्रोजेक्शन किया जाता है स्क्रीन के ऊपर, देखे हो प्रोजेक्टर से जो लाइट निकलता है, यस और Yes. नो, वो स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट होता है. तो जैसे ही वो प्रोजेक्टर से लाइट का बीम निकल रहा होता है तो वो पूरा तुमको पाथ विजिबल होता है, यानी वो कैसे ट्रैवल कर रहा है वो बीम, वो तुमको दिखता है Yes. या नहीं साफ साफ. और पूरा डार्क कर देंगे तो वो पाथ पूरा विजिबल होता है. ठीक है, कि किस पाथ को ट्रैवल करके वो जाके स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो रहा है, वो पाथ पूरा विजिबल होता है. और उसमें इनफैक्ट तुमको बीच बीच में डस्ट के पार्टिकल्स भी दिख रहे होते हैं, दिखता है या नहीं, Yes. है ना. तो वो बेसिकली एक Yes. तरह से वो टिंडल इफेक्ट का ही एप्लीकेशन हो गया. ठीक है, वहां पे टिंडल इफेक्ट हो रहा है. तो वो कैसे टिंडल इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो पूरा क्या है, एटमॉस्फेयर में एयर है, तो एयर एयर में हमको क्या पता है कि डस्ट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं या नहीं, Yes. यस या नो. तो वो क्या है, एक तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशन वहां पे बना रहा है. डस्ट के पार्टिकल्स या स्मोक जो है वो एक तरह से कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं. उसमें जो डस्ट के पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं ना, वो डिस्पर्स्ड फेज की तरह बिहेव करेंगे. तो वो डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल्स हो गया, तो वो इतना लार्ज इनफ साइज के होते हैं कि उससे अगर लाइट रेज, अगर बीम ऑफ लाइट उससे पास हो रहा है तो वो उसको स्कैटर कर देगा. और जैसे ही वो बीम ऑफ लाइट स्कैटर होगा तो वो देखोगे वो पूरा पाथ हमको विजिबल होता है. तो बेसिकली जो लाइट का प्रोजेक्शन हो रहा है, वो जिस पाथ को फॉलो करके प्रोजेक्ट हो रहा है लाइट, वो पूरा पाथ इल्यूमिनेट हो जाता है, वो पूरा पाथ विजिबल होता है. तो उसको बोलते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट. तो बेसिकली एक एग्जांपल हो गया या एप्लीकेशन हो गया टिंडल इफेक्ट का. समझ आया किसको बोलते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट? Yes, sir. यस सर. ये टिंडल इफेक्ट जो है वो ट्रू सॉल्यूशन में एक्सपीरियंस नहीं करते हैं हम लोग. ट्रू सॉल्यूशन में बताया गया था तुम लोगों को कि टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज जो है होते हैं इतना लार्ज इनफ नहीं है कि वो लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर कर पाए. जब तक लाइट के पार्टिकल्स स्कैटर नहीं होंगे तब तक ट्रू सॉल्यूशन जो है वो उसमें टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे हम लोग. लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या है कि पार्टिकल साइज इतने लार्ज इनफ होते हैं कि वो लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर कर देते हैं, इसलिए टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं हम लोग. समझ आया बात? Yes, sir. Sir, but इसको naked eye से देख तो सकते हैं नहीं. क्या चीज नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं? Colloidal solution को. हाँ, उसके पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. अब वो डस्ट का पार्टिकल से वो क्या एक छोटा सा पार्टिकल थोड़ी ना होता है, उसको तो माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व करोगे, माइक्रोस्कोप से उसको देख के देखो कैसा होता है वो. नहीं पता. माइक्रोस्कोप से देखना, वो तो सिर्फ, वो तो बहुत कंबाइंड फॉर्म में रहता है ना, वो एक पार्टिकल थोड़ी ना है उसमें. ठीक है, उसको देखोगे Okay. तो उसका माइन्यूट पार्टिकल वो बहुत छोटा होता है. वो तो ऐसे थोड़ी ना दिख रहा है. नॉर्मली अगर तुम लाइट नहीं पास हो रहा है तो नॉर्मली अगर देखोगे तो नॉर्मली तुमको डस्ट के पार्टिकल्स दिखते हैं क्या? अभी सामने अगर देखो तो नॉर्मली तुमको डस्ट का पार्टिकल्स दिख रहा है सामने, ये बताओ. No, sir. नो सर. वही अगर उसी को पाथ ऑफ लाइट अगर, या सनलाइट भी तुम लोग जब देखोगे, सनलाइट आता है इनिशियली जब शुरुआत में आता है, तो वो सनलाइट में भी देखोगे कि वो डार्क रूम अगर है तो वो पाथ विजिबल होता है, दिखता है या नहीं सनलाइट. उसमें भी देखोगे तो वो डस्ट के Yes, पार्टिकल्स sir. दिख रहे होते हैं, वो ऑब्जर्व करोगे तुम लोग. तो वो हर केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर वो
स्कैटर हो रहे होंगे लाइट रेज, तो वहां पे उसके पार्टिकल्स को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। और वो सिंगल पार्टिकल नहीं है, ठीक है, बहुत सारे वो कंबाइंड पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे उसमें पार्टिकल्स कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। इसमें एक और है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है ना, देखोगे वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, वो स्टेशनरी नहीं रहते हैं। तुम लोग जो डस्ट के पार्टिकल्स अगर देखते होगे, तो डस्ट का पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करोगे तो वो क्या स्थिर रहता है क्या? डस्ट के पार्टिकल्स स्थिर नहीं, रहता है या कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है? देखोगे मूव कॉन्स्टेंटली करता है। मोशन में रहता है वो, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है ना, वो कॉन्स्टेंटली, वो स्थिर नहीं रहते हैं, वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो उसी को एक्सप्लेन किया गया है ब्राउनियन मूवमेंट बोला जाता है उसको। तो ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि वो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है ना, वो कांस्टेंट जिगजैग मोशन फॉलो करते हैं। जिगजैग मोशन का मतलब कि कोई रैंडम मोशन है, ठीक है। ये देखो, ये इस तरह से, ये पार्टिकल इधर गया, ये यहाँ पे है, कोई पर्टिकुलर उसका पाथ नहीं होता है। ये कुछ इस टाइप से जिगजैग मोशन ऐसे हो सकता है, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, जिगजैग मोशन, ठीक है। तो ये कोई फिक्स जो उसका पाथ नहीं होता है कि उसी पाथ में वो ट्रेवल करेगा, किसी भी पाथ में रैंडमली वो जा सकता है, तो इसको बोला जाता है जिगजैग मोशन। और इसको ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन क्यों बोला जाता है, ये बताओ। क्योंकि इसको जो सबसे पहले स्टडी किया है ना, वो है, जो साइंटिस्ट इसको सबसे पहले स्टडी किया था, वो था रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। ये पार्टिकल साइज को, ये जब ये देखा था माइक्रोस्कोप से, जब ये ऑब्जर्व किया था कोलॉइडल पार्टिकल्स को, तो ये पाया गया था कि कोलॉइडल के पार्टिकल्स जो है ना, वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब स्टेशनरी नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली जो है वो जिगजैग रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं। तो इसलिए इसको ब्राउनियन मोशन बोला जाता है या ब्राउनियन मूवमेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने उसको पहले ऑब्जर्व किया था, इसीलिए उसी के नाम पे रख दिया गया ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट बेसिकली क्या है, कांस्टेंट जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। समझ आया बात? यस और नो? यस सर। तो ये है कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हो गए। लिख लिए इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। लिख चुके हो या नहीं? इसमें एक पॉइंट और नोट यस सर। करके तुम लोग लिख लेना ब्राउनियन मोशन में, ठीक है। ये जो मोशन होता है ना, दिस मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द colloid, but depends on the size of the particles and viscosity of the solution, ठीक है। विस्कोसिटी समझते हो तुम लोग? किसी भी सॉल्यूशन का विस्कोसिटी या विस्कस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सुने हो? बताओ जल्दी से, विस्कोसिटी कोई सुना है या नहीं?
यस सर, सर ब्लड जब फ्लो करता है तो वो विस्कोसिटी। विस्कस मतलब क्या होता है? गाढ़ा सॉल्यूशन, समझे हो? सिंपल वर्ड में अगर बोले तो गाढ़ा सॉल्यूशन हुआ विस्कोसिटी, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा गाढ़ा होगा वो, तो उसको उतना ज्यादा विस्कस बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा देखेगा वो उतनी आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन जितना कम विस्कोसिटी होगा उसका फ्लूइडिटी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, समझ रहे हो? जितना कम यस सर। विस्कोसिटी होगा सॉल्यूशन का, किसी भी सॉल्यूशन का विस्कोसिटी जितना कम है वो उतनी आसानी से फ्लो कर सकता है। लेकिन जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा वो उतना ही स्लोली फ्लो करेगा, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं जितना ग्रेटर द विस्कोसिटी मोर डिफिकल्ट विल बी फॉर द लिक्विड टू फ्लो, ठीक है। जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा लिक्विड का उतना ही डिफिकल्ट होगा उसके लिए फ्लो करना। तो यहाँ पे ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन का मोशन जो है ना, ये नेचर ऑफ कोलॉइड पे तो डिपेंड नहीं करेगा कि वो किस टाइप का कोलॉइड है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन साइज ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है और विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। कैसे? हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्मॉलर द साइज एंड लेसर द विस्कोसिटी। जितना छोटा साइज होगा और विस्कोसिटी जितना कम होगा उसका मोशन क्या होगा? उतना ही फास्ट होगा। क्योंकि देखे हो, अगर छोटा साइज होगा तो ऑब्वियसली वो ज्यादा तेजी से मूव कर सकता है। अगर जितना बड़ा साइज होते जाएगा उसका मूवमेंट क्या होते जाएगा? उतना स्लो होते जाएगा या नहीं? ये बताओ। यस सर। बोलो। कोई भी पार्टिकल जितना बड़ा साइज का होगा उसका देखोगे मोशन क्या होगा? उतना ही स्लो होगा। और जितना छोटा से छोटा साइज का पार्टिकल होगा उसका मूवमेंट जो है उतना ही फास्ट होता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पार्टिकल साइज, कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है जितना छोटा साइज का होगा और उस सॉल्यूशन का विस्कोसिटी जितना कम होगा, ये दोनों फैक्टर अगर हैं तो उसका मोशन देखोगे उतना ही फास्ट होगा। सर समझ वेट आया बात? मैटर नहीं करता? क्या? सर वेट मैटर नहीं करता, वेट? आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहा हूँ? सर मास मैटर नहीं करता? मास भी मैटर करता है, एक तरह से वेट भी मैटर करेगा। तो वेट बेसिकली वहां पे हम लोग पार्टिकल्स कितना है, वेट तो ऑलमोस्ट सबका बराबर ही होता है ना यस वहां सर। पे। तो उस लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम लोग। ये तो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं, तो वहां पे वेट का उतना ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना होता है। वो पार्टिकल साइज तो ऑलमोस्ट सब सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं ना वहाँ पे, ऑलमोस्ट सिमिलर वेट के होते हैं। सर एग्जांपल्स, क्या एग्जाम्पल? तो इसमें भी कोई एग्जांपल है? अभी हम टाइप्स लिखाएंगे कॉलॉइड का, तो ये सारा प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। स्मॉलर द साइज लेसर द विस्कोसिटी, तो फास्टर विल बी द मोशन, ठीक है। सर समझ मिल्क आ? कैसा सॉल्यूशन है? मिल्क कैसा सॉल्यूशन है? बताओ मिल्क कैसा है? कोलोइडल सॉल्यूशन है या नहीं मिल्क? सर सर नहीं है। है। नहीं है मिल्क कोलोइडल सॉल्यूशन। कैसे नहीं कैसे? है? सर वही तो बहुत हम थिक है पूछ वो। रहे हैं। सर बहुत थिक है वो, मतलब फ्लोट कर सकता है इजीली। फ्लो कर सकता है उसके बेसिस पे थोड़ी ना कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। वो तो पार्टिकल साइज के बेसिस पे कोलोइडल सॉल्यूशन को वो बनाया गया है ना। यस तीन सर। कैटेगरी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता है कोलॉइड, तीसरा होता है सस्पेंशन। तो रेंज ऑफ पार्टिकल साइज है ना, वो पार्टिकल साइज अगर कोलॉइड वाले रेंज में आएगा तो उसको कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। उसके पार्टिकल साइज अगर ट्रू सॉल्यूशन वाले रेंज में जाएंगे तो ट्रू सॉल्यूशन होगा। तो उसके बेसिस पे डिवाइडेड है ना। समझ रहे हो बात? मिल्क यस सर। बेसिकली एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसके पार्टिकल साइज जो होते हैं वो कोलॉइडल रेंज में आते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यस सर। टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ये पहले प्रॉपर्टीज लिख चुके हो तुम लोग, कोलॉइडल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज? यस सर। सर एक बार चलो। ऊपर कीजिए ना प्रॉपर्टीज का।
अब कहाँ करें? सर प्रॉपर्टीज ऊपर वाला। यस सर, बस हो गया सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स। ठीक है, ये जो टाइप हम लोग करेंगे ना अभी, कॉलॉइडल सॉल्यूशन का जो टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम का अगर फिजिकल स्टेट अगर हम लोग देखें, तो फिजिकल स्टेट अगर चेंज करते जाओगे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम का, तो देखोगे कॉलॉइड्स का नेचर भी क्या हो जाएगा, वो चेंज होते जाता है। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन अभी हम लोग करने वाले हैं, ये किसके बेसिस पे करने वाले हैं हम लोग? ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ dispersed phase and dispersion medium। तो इन दोनों के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे अभी। ठीक है, तो तुम लोग इस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिख लेना, इस तरह से टेबल बना लेना। इस साइड हम लिख रहे हैं पहले डिस्पर्स्ड फेज, और यहाँ पे लिख रहे हैं डिस्पर्सन मीडियम, और इधर हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से पहले यहाँ पे टाइप लिख लेना पहले। ठीक है, ये डिस्पर्सन मीडियम को थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, डिस्पर्सन मीडियम, फिर यहाँ पे टाइप, इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल्स। ठीक है, दिख रहा है सबको? यस और नो? यस हेलो। तो अब इस तरह से तुम लोग टेबुलर फॉर्म में लिख लेना इसको। अब इसको हम लोग देखो, सबसे पहला जो कैटेगरी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ये सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है हमारा, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड सॉलिड है। तो इसको बोला जाता है, इसका नाम क्या आ गया? सॉलिड सोल। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों सॉलिड हैं, तो ये क्या कहलाता है? सॉलिड सोल। अब इसमें एग्जांपल सॉलिड सोल में क्या आ जाएगा? एलॉयज। एलॉयज देखे होगे तुम लोग, सुने होगे एलॉयज के बारे में। यस मेटल या दो मेटल को मिक्स किया जाता है ना, उसमें देखोगे एलॉयड या फिर कलर्ड स्टोन्स तुम लोग देखे हो? यस कलर्ड जेमस्टोन्स देखे होगे ना तुम लोग? यस और नो? यस सर। यस तो उसमें कलर्ड जेमस्टोन्स में देखोगे बहुत छोटे छोटे, अंदर में उसको अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो उसमें देखोगे छोटे छोटे पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं या नहीं? देखे होगे तुम लोग? नहीं देखे हो? हम्म। नहीं देखे सर। कलर्ड जेमस्टोन्स अगर देखोगे ना, तो उसमें बहुत अंदर टेक्सचर्स टाइप का बना हुआ रहता है, जिसमें कि छोटे छोटे पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ तो विजिबल होगा, कुछ कुछ विजिबल नहीं होते हैं। तो वो एक तरह से कॉलॉइड का एग्जांपल हो गया। उसमें डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल भी सॉलिड हैं, और जिसमें वो सस्पेंडेड है वो फेज भी क्या होता है? सॉलिड है। डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है हमारा। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों सॉलिड है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? सॉलिड सोल का। समझ आया? तो पहला कैटेगरी ऑफ कॉलॉइड हो गया जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों सॉलिड है, उसको सॉलिड सोल बोला जाता है। एग्जांपल्स ध्यान रखना सबका एक एक। दूसरा, डिस्पर्स्ड फेज हमारा सॉलिड है, और डिस्पर्सन मीडियम हो गया हमारा लिक्विड। डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड, तो इसको सिंपली बोला जाता है सोल।
डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, तो सिंपली सोल बोला जाता है इसको। अब इस सोल में क्या आ जाएगा, एग्जांपल बताओ। बोले जल्दी से। एग्जाम्पल बता सकते हो इसका तुम लोग? आवाज आ रहा है? हेलो। Yes, sir. चलो, तो ये सोल बोला है, तो इसमें एग्जांपल देखोगे, ये पेंट्स हो गया। पेंट अगर देखे होगे तुम लोग, तो वो उसमें देखोगे डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सॉलिड होते हैं, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होता है। या फिर सेल का फ्लूइड्स, बहुत सारे प्लांट सेल, एनिमल सेल में बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं प्रेजेंट, तो वो इसका एग्जांपल हो गया। यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड रहेगा, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड रहेगा। ठीक है, तो ये दूसरा कैटेगरी ऑफ कॉलॉइड हो गया। तीसरा होता है डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है हमारा, और डिस्पर्सन मीडियम जो है ये गैस हो गया, तो इसको बोला जाता है एरोसोल। ठीक है, अब यहाँ बताना डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम गैस है, तो ये वही वाला एग्जांपल हो गया। स्मोक हो गया हमारा, डस्ट हो गया। तो डस्ट बेसिकली क्या, एयर में सस्पेंडेड होता है ना, तो देखोगे एयर में क्या है, वो डिस्पर्सन मीडियम हमारा गैस है, और उसमें डस्ट के पार्टिकल्स जो होंगे वो एक तरह से डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो स्मोक, डस्ट, ये सारा इसका एग्जांपल हो गया। फोर्थ, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो गया, डिस्पर्सन मीडियम भी। डिस्पर्सन मीडियम चलो पहले सॉलिड ले लेते हैं। डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, इसको क्या बोला जाता है? ये हो गया जेल। जेल तो सब लोग यूज किए होंगे, यस और नो? Yes, sir. Use या this here. देखें। जेल देखे हो ना तुम लोग, या जेली बिन खाए होगे तुम लोग? जेली बिन खाए हो? Yes, sir. जेलीज खाए हो ना? या चीज तो सब लोग खाया होगा। चीज बेसिकली इसी का एग्जांपल है, चीज हो गया, जेलीज हो गया, या फिर बटर भी इसके एग्जांपल में आ जाएगा। बटर भी यूज किए ही होगे तुम लोग। चीज, बटर, जेलीज, ये सारा इसमें आ गया। जहां पे कि डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होता है, डिस्पर्सन मीडियम जो है वो सॉलिड है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स बेसिकली इसमें सॉलिड में सस्पेंडेड होते हैं। तो ये फोर्थ टाइप ऑफ कॉलॉइड हो गया। नेक्स्ट, फिफ्थ कॉलॉइड क्या है? जहां पे डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है हमारा, और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड है, तो ये कहलाता है इमल्सन। डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड, ये इमल्सन। इसका एग्जांपल आ जाएगा मिल्क। मिल्क का तुम लोग पूछ रहे थे, ये मिल्क बेसिकली लिक्विड लिक्विड वाले कैटेगरी में आ रहा है, इमल्सन जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये मिल्क हो गया। ठीक है, या फिर इसमें हेयर का क्रीम्स जो आता है, कुछ कुछ लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, वो देखोगे तो वो भी एक तरह से इमल्सन होते हैं। इस तरह से टेबुलर फॉर्म में तुम लोग बना लेना, ठीक है, एग्जांपल्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, फिफ्थ हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल सिक्स्थ में क्या आ जाएगा? डिस्पर्स्ड फेज हमारा लिक्विड है, और डिस्पर्सन मीडियम गैस है। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विड एरोसोल। ठीक है, ये भी बेसिकली एरोसोल ही कहलाता है, लेकिन लिक्विड एरोसोल बोल देंगे हम लोग, फिर उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ऊपर से। इसका एग्जांपल तुम लोग बता सकते हो क्या? इसके एग्जांपल में आ जाएगा फॉग, क्लाउड,
ये सारा इसमें। क्लाउड में क्या देखा होगा, गैस रहता है, उसी में वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड होता है ना क्लाउड्स में, सब लोग पढ़े ही होंगे। यस सर। तो वो एक तरह से लिक्विड और गैस वाला कॉलॉइड हो गया, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज जो है हमारा लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम गैस है। फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, या मिस्ट हो गया, ये सारे उसमें आ जाएंगे, उस कैटेगरी में आ जाएंगे। सेवेंथ है, अब डिस्पर्स्ड फेज जो है हमारा गैस हो गया और डिस्पर्सन मीडियम जो है ये सॉलिड हो गया। अब इसमें बताना, इसको बोला जाता है सॉलिड सोल। जो ऊपर आया है सॉलिड सोल, तो बेसिकली उसी के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, सॉलिड सोल, या फिर देखोगे सॉलिड फोम बोला जाता है। तो इसमें एग्जांपल में आ जाएगा फोम रबर। फोम रबर सब लोग देखे होंगे, जो स्पॉन्ज टाइप का नहीं आता है, देखे हो? यस सर। तो फोम रबर में बेसिकली क्या है, वो डिस्पर्स्ड फेज तो हमारा क्या रहता है गैस। फोम रबर में देखोगे बहुत छोटे छोटे पोर्स बने हुए रहते हैं ना, पोरस फॉर्म रहता है उसका, जिसमें कि गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं उसमें अंदर रहता है। जैसे इसको प्रेस करोगे तो वो क्या होता है, कंप्रेस होने से सारा गैस का पार्टिकल्स जो उस पोर्स में है वो निकल जाता है बाहर, तो आसानी से वो कंप्रेस हो जाता है। देखे होगे ना वो फोम वाला जो बॉल आता है। यस और नो बोलो जल्दी से। फोम रबर हो गया। नेक्स्ट इसका प्यूमिस स्टोन भी एक तरह से एक एग्जांपल है। एक टाइप का स्टोन आता है जिसमें देखोगे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसमें कि एयर के पार्टिकल्स या गैसियस पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, तो वो भी एक तरह से इसका एग्जांपल हो गया। हेलो, तुम लोग लिख रहे हो? यस सर। चलो, सेवंथ ही हो गया। एट्थ में क्या आ जाएगा बताओ? एट में डिस्पर्स्ड फेज गैस हो गया और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो गया। इसको बोला जाता है फोम, सिंपली फोम। अब फोम में एग्जांपल क्या आ जाएगा? फ्रोथ, तुम लोग देखे होगे, झाग जिसको बोलते हैं, या सोप, सोप का लेदर। सोप जब वाटर में मिक्स करोगे तो देखोगे एक फ्रोथ जनरेट होता है, या जिसको हम लोग झाग बोलते हैं, तो वो एक इसका यस। एग्जांपल हो गया, जिसमें कि डिस्पर्सन मीडियम जो है वो लिक्विड रहता है और उसमें गैस के पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक कैटेगरी जो है गैस प्लस गैस, जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज गैस रहेगा और डिस्पर्सन मीडियम गैस रहेगा। अब इसको कॉलॉइड के कैटेगरी में नहीं रखा गया है। इसको बता सकते हो कोई क्यों नहीं रखा गया? टोटल 8 कॉलॉइड आते हैं उस टाइप से। ये जो है ये कॉलॉइड नहीं है, नॉट ए कॉलॉइड। बता सकते हो क्यों? क्योंकि रीजन ये होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक गैस को जब दूसरे गैस के साथ मिक्स करोगे ना, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कभी बन ही नहीं सकता। दो गैसेस अगर आपस में मिक्स हो रहे हो तो वो दो गैसेस का मिक्सचर कभी भी हेट्रोजीनियसली मिक्स नहीं होता है, वो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। और होमोजीनियस मिक्सचर अगर बन जाएगा तो उसको कॉलॉइड बोल सकते हैं क्या हम लोग? कॉलॉइड का नो बेसिक सर। डेफिनेशन ये है कि वो हेट्रोजीनियस होता है। अगर वो दो गैसेस को आपस में मिक्स करोगे तो दो गैसेस कभी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना ही नहीं सकते हैं, वो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। तो इसलिए गैस और गैस का कॉम्बिनेशन जो है वो कभी भी कॉलॉइडल सॉल्यूशन में हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं, कॉलॉइडल सिस्टम में कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसलिए इसको कॉलॉइडल सिस्टम नहीं बोला जाता। एक गैस यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ए गैस मिक्स्ड विथ another gas forms a homogeneous mixture, homogeneous mixture, and hence is not a colloidal system। इसलिए इसको colloidal system नहीं बोला जाता है।
चलो तो देख लो एक बार। तो ये टोटल 8 टाइप्स के कोलॉइडल सिस्टम आ गए ऊपर, ठीक है। अब गैस और गैस वाले को कोलॉइडल सिस्टम नहीं बोला जाता क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर बना रहा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है ये। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन हो गए। लिख चुके हो सब लोग इसके बारे में? देख लो एक बार फिर से लिख। तो ये था हमारा यस सर। कॉलॉइड्स के बारे में। तो डिटेल में हम लोग कॉलॉइड्स का सारा प्रॉपर्टीज भी देख लिए हैं, टाइप्स भी देख लिए हैं, ठीक है, और डेफिनेशन भी देख लिया। अगर कोई डाउट है इसमें तो देख लो, पूछो। नो सर। सॉरी। कोई डाउट है? यस और नो? नो किसी को सर। कुछ? नो सर। चलो तो ये हो गया। हम लोग तीनों टाइप को डिस्कस कर लिए ना पूरा डिटेल में, सॉल्यूशन के बारे में भी कर लिए, ठीक है, और कॉलॉइड्स के बारे में भी कर लिया, और सस्पेंशन के बारे में भी कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद इसमें बस एक क्लास और लगेगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट ऑफ मिक्सचर्स को सेपरेट करने का क्या क्या तरीका है, तो हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का टेक्निक्स क्या क्या है, वो सारा चीज हम लोग। इवापोरेशन। हाँ, इवापोरेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, सब्लिमेशन। ठीक है। उसके बाद देखोगे डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन है, क्रोमेटोग्राफी है। ये सारे जो डिफरेंट टेक्निक्स है ना, जिसको यूज करके हम लोग मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं, उसको हम लोग अगले क्लास में डिटेल में करेंगे। सारा प्रोसेस हम लोग एक एक करके देखेंगे। उसमें देखोगे क्रिस्टलाइजेशन भी होती है, इवापोरेशन हो गया, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, उसके बाद सब्लिमेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब कहाँ कहाँ हम लोग किस जगह पे इसको यूज करते हैं, वो सारा चीज हम लोग अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे ओके सर। पहले हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है, ये बताओ। तुम लोग ऑलरेडी फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़े ही होगे, तो उनमें क्या डिफरेंस होगा ये बताओ, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। क्योंकि कोई भी चेंजेस को, ठीक है, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं हमेशा, कॉन्टिन्यूअसली देखोगे कुछ ना कुछ चेंज हो ही रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे हमारे सराउंडिंग में डेली कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। तब उस चेंजेस को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। तो कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में क्या क्या डिफरेंस होगा, बता सकते सर हो? सर हम बताएं। हाँ बोलो। सर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस है कि सर फिजिकल चेंज जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसका शेप हो गया या साइज हो गया उसमें चेंज होता है। जैसे सर स्प्रिंग जो है अगर उसको हम स्ट्रेच करेंगे तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। मतलब वो सर हम्म। मतलब जैसे मतलब जो चीज को हम देख सकते हैं सर अगर वो चेंज अगर उसमें चेंज हो रहा है सर इसका मतलब वो फिजिकल चेंज है। और सर केमिकल चेंज जो चेंज हम लोग देख नहीं सकते सर वो अपने आप हो जाता है। जैसे सर एग्जांपल हो गया सर जैसे ग्रोथ ऑफ प्लांट का हो गया सर वो हम लोग देख फिजिकली देख सकते हैं लेकिन अंदर का कैसे हो रहा है वो चीज नहीं देख सकते सर वो केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, कुछ हद तक सही है। देखो बेसिकली जो डिफरेंस होता है ना, फिजिकल चेंज में हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। वो ऐसा चेंज जिसमें कि नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज हो जा रहा है। फिजिकल स्टेट मतलब कि कोई जैसे फेस चेंजेस की हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड चला गया, तो सॉलिड से लिक्विड चला गया तो वहां पे क्या है, सिर्फ उसका फेस चेंज हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस हमको नहीं मिल रहा है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, एक तरह से क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज हो गया, क्योंकि आइस जो है वो सिर्फ, उसमें तो कंपोजिशन तो सेम है ना,
वो मेल्ट भी कर जाएगा तो वो वाटर ही रहेगा। अगर आइस बन गया तो वो वाटर का ही सॉलिड फॉर्म है ना, उसका नया सब्सटेंस थोड़ी ना मिला हमको, कुछ डिफरेंट मिलेगा क्या, ये बताओ। नो सर। तो उसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं, कि जिसमें कोई नया सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, उसका फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, तो उस टाइप के चेंज को बोलते हैं हम लोग। या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज आ रहा है तो उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इट ब्रिंग्स अबाउट, फिजिकल चेंज में इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज, चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, या फिर शेप एंड साइज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया सच एस फिजिकल स्टेट्स, शेप, साइज, ये सारा चीज होगा। शेप, साइज या फिजिकल स्टेट में अगर चेंज आ रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। और केमिकल चेंज में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट ब्रिंग्स अबाउट changes in their changes in the chemical properties। ठीक है, तो चेंजेस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसको केमिकल चेंज बोलते हैं। और फिजिकल चेंज में देखोगे यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। और हम लोग केमिकल चेंज में बोल सकते हैं न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, इसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एक और चीज हम लोग लिख सकते हैं फिजिकल चेंज में, क्या, फिजिकल चेंज कुछ हद तक जो है, मैक्सिमम केसेस में देखोगे रिवर्सिबल नेचर का होता है। मैक्सिमम केसेस में, हर केसेस में वैलिड नहीं, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। और केमिकल चेंज में देखोगे इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन अकर कर रहा है तो केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिवर्ट बैक कर सकते हैं क्या, ये बताओ। नो सर। नो सर। जैसे मान लो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर कोई फ्रूट राइपन हो गया तो वो क्या है, फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा, बताओ तो। केमिकल राइपनिंग चेंज। ऑफ, केमिकल चेंज, क्योंकि एक बार फ्रूट राइपन हो गया तो वो वापस फिर से उसको हम लोग अनराइप थोड़ी ना कर सकते हैं, ये बताओ, कर सकते हैं क्या वो नो पर। सर। नो और सर। एक बार राइपन हो गया फ्रूट तो वो उसका ऑब्वियसली उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा। मतलब जब वो अनराइप रहता है, जब कच्चा रहता है, तो उसका टेस्ट देखोगे कुछ डिफरेंट होता है, उसके प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी करेंगे। लेकिन जब वो पक जाता है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होता है या नहीं, बिल्कुल, यस और नो। यस सर। तो वहां पे देखेंगे हम लोग राइप, जैसे ही फ्रूट कोई राइपन हो गया तो उसमें देखेंगे हम लोग कि नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक हद तक वो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल चेंज में क्या है, बिल्कुल नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, और फिजिकल चेंज में बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं रिवर्सिबल नेचर का है, और केमिकल चेंजेस में बोल सकते हैं इरिवर्सिबल नेचर है। मोस्टली हर केसेस में ये वैलिड नहीं है। ठीक है, जैसे फिजिकल चेंज में जैसे एक हम लोग ये बोल सकते हैं लाइटिंग ऑफ बल्ब, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, बताओ तो। सर केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हो गया लाइटिंग ऑफ बल्ब, कैसे, सर बल्ब, फिजिकल चेंज होगा। सर हम लोग को देख रहे हैं कि बल्ब हो रहा है, लेकिन सर कैसे हो रहा है सर, वो तो केमिकली हो रहा है सर। क्या केमिकली हो रहा है वहां पे, कौन सा रिएक्शन हो रहा है ये बताना तो तुम। सर वो बल्ब, जो बल्ब को हम लोग स्विच दाबे वो लाइटन अप हो गया, तो कैसे, क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो वहां पे, क्या कोई नया सब्सटेंस वहां पे तुमको मिल गया क्या, बल्ब को अगर स्विच ऑन करोगे बल्ब को, नहीं सर। तो फिर कैसे केमिकल चेंज हुआ। नहीं सर। सर यस सर, सर उसमें जो
सर वो जो सर उस वायर से सर वो जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है सर उससे, क्योंकि सर वो केमिकल है सर उससे पास। वायर में केमिकल रहता है? कुछ भी बोल रहे हो। वायर में कौन सा केमिकल रहता है ये बताओ सर तो। वायर में केमिकल नहीं बोले सर, हम तो बोले कि वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है जो जिसको हम देख नहीं सकते सर। तो वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करना, वो तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा ही, वो तो पता है उसका। तो वो तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आ गया ना। मेटल तुम लोग पढ़ते हो कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से ही तो वो केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी है। केमिकल प्रॉपर्टी कैसे डिटरमाइन होता है, उसका केमिकल रिएक्शन से, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है उससे ना केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होगा। यस सर, यस मतलब ऑन। यस सर। तो केमिकल चेंज में ऐसा कहीं लिखा हुआ तो है नहीं कि जब तक वो दिख नहीं रहा है, तो अगर वो हाँ, दिख नहीं रहा तो वो केमिकल चेंज है, दिख रहा वैसा तो। कुछ नहीं है कि दिख रहा है तो फिजिकल चेंज होगा, नहीं दिख रहा है तो केमिकल, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे हम लोग उस बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। फिर अगर तुमको बिल्कुल नया सब्सटेंस मिल रहा है, अलग प्रॉपर्टीज का बिल्कुल नया सब्सटेंस मिल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वो केमिकल चेंज है। और बिल्कुल अगर कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है, जैसे स्टेट चेंज हो गया या शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, तो इस तरह से हम लोग, अगर ये सब चीज हो रहा है, नया सब्सटेंस कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर बोलेंगे कि वो फिजिकल चेंज है। समझ आया? यस। ठीक है। तो इसमें डेली लाइफ में तुम लोग देखते होगे, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है, वो क्या हो गया, केमिकल चेंज ही है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या होता है, प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, फूड। फूड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वहां पे ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन हो, फोटोसिंथेसिस में तुम लोग पढ़ते हो क्या, केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो ना। यस। जैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, हम लोग जो सांस लेते हैं, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस यूटिलाइज होता है ना, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन जो करता है वो द ऑक्सीजन जो बर्निंग हम ऑफ लोग इनटेक। पेपर। क्या? बर्निंग ऑफ पेपर। हाँ, बर्निंग ऑफ पेपर हो गया। इसमें देखोगे पेपर को बर्न करने पे क्या है, बिल्कुल नया सब्सटेंस बन जाता है। तो ये सारा फिजिकल चेंज। अब देखो, अगर पेपर ले लियो, अगर उसको हम लोग दो पार्ट में फाड़ देंगे, तो क्या है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, बताओ तो। फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, क्योंकि पेपर को अगर हम बीच से फाड़ दिए, कोई शीट ऑफ पेपर लो और बीच से फाड़ दो, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज हो गया ना। क्योंकि उसका नया सब्सटेंस तो नहीं मिला, वो तो पेपर ही रहा, लेकिन उसका साइज चेंज हो गया, डायमेंशन चेंज हो गया, तो वो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आया, फिजिकल चेंज। लेकिन अगर उसको हम लोग बर्न कर दिए, तो बर्न करने पे क्या होता है, बिल्कुल नया सब्सटेंस मिल गया। अब उसको वापस से हम लोग ऐश जो बचा, बर्न करने के बाद जो ऐश बचेगा, उसको वापस से हम लोग पेपर बना सकते हैं क्या, ये बताना। नो बोलो। सर। नो सर। तो वो हो गया फिजिकल चेंज। यहाँ पे जैसे एग्जांपल हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस। और बताओ इसमें एग्जांपल फिजिकल चेंज में, लाइटिंग ऑफ बल्ब। फोल्डिंग ऑफ पेपर। हाँ, फोल्डिंग ऑफ पेपर। अब ये बताना तुम लोग, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, क्यों? क्योंकि वैक्स मेल्ट होता है और उसको वापस से फ्रीज करेंगे तो वो वापस से कैंडल बन जाएगा। वापस से बन जाएगा मतलब, जितना जितना कैंडल यूज करते हैं हम लोग, सारा मिल जाता है क्या, ये बताना तो। नहीं। नहीं। तो फिर मतलब जब कैंडल से वैक्स निकलता है, लेकिन वैक्स ही ना प्रोड्यूस होता है। हाँ, तो वैक्स ही प्रोड्यूस होता है, तो मतलब जितना बड़ा कैंडल यूज कर रहे होते हैं, उतना वापस उतना वैक्स रिकवर हो जाता है क्या, ये बताओ तो। नो सर। नहीं सर। तो फिर वैक्स अगर उतना रिकवर नहीं हो रहा है, तो मेजोरिटी, बहुत कम वैक्स रिकवर होता है ना, तुम लोग देखे होगे। जितना बड़ा कैंडल यूज करते हो, उसका तो 10% भी रिकवर नहीं होता है क्या? नो सर। नो सर। इनफैक्ट 10% तो बहुत ज्यादा हम बोल रहे हैं, 5 क्या 1%, 2% ही रिकवर हो पाता है।
देखे हो या नहीं तुम लोग? कैंडल जला के सो जाओ, कितना कैंडल का वो वैक्स गिरा हुआ मिलता है बताओ तो? सर पूरा। पूरा कैंडल वैक्स बन जाता है, पूरा वापस मिल जाता है। नहीं सर। हेलो, क्या तुम लोग ये सब ऑब्जर्व नहीं किए हो क्या? सर अगर हम इनफैक्ट वो पूरा रात छोड़े तो वो पूरा मेल्ट तो कर ही जाएगा। मेल्ट कर जाएगा तो वो वापस मेल्ट करने के बाद पूरा जितना यूज किए थे कैंडल, वो उतना पूरा वैक्स रिकवर हो जाता है क्या? नहीं सर। वही तो हम पूछना चाह रहे हैं, कितना रिकवर होता है? इनफैक्ट वो तो उसके 5% से भी कम रिकवर होता है। यस सर। वही तो बोलना चाह रहा था, अगर 5% से भी कम रिकवर हो रहा है तो बाकी गया कहाँ? लाइट प्रोडक्शन बाकी में। परसेंट था वो कहाँ? लाइट प्रोडक्शन है। ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ या केमिकल चेंज हुआ बताओ तो? केमिकल चेंज। दोनों, इनफैक्ट दोनों चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, फिजिकल और केमिकल दोनों है। तो कुछ अमाउंट जो है वो लाइट प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब कुछ पार्टिकल्स उसके बर्न करके वो लाइट के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कुछ परसेंटेज है उसका रिकवर भी हो रहा है ना वापस। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे दोनों चेंजेस हो रहा है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल ध्यान रखना, बोथ फिजिकल एंड केमिकल। समझ आया बात? यस और यस नो? सर। तो इसमें दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, फिजिकल चेंज भी इन्वॉल्व है और केमिकल चेंज भी इन्वॉल्व है। क्लियर है? आप समझ आया डिफरेंस फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या आएगा, कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों के बेसिस पे? यस सर। ओके, चलो तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एक और क्लास लगेगा, फिर इसके बाद तुम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो मेथड ऑफ सेपरेशन है, जितने भी मेथड्स हम लोग सेपरेशन के लिए, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, वो हम लोग अगले क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है? तो सारे मेथड्स को एक एक करके हम लोग देखेंगे, तो अगले क्लास में वो टॉपिक तुम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर। तो अगला क्लास जब भी लगेगा तो ये चैप्टर तुम लोग का खत्म हो जाएगा। इसके बाद और कोई चैप्टर बचा हुआ है क्या, ये बताओ? नो सर। ये लास्ट चैप्टर है, यस सर। बाकी सब खत्म हो चुका है? यस सर। चलो ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास में, बताओ? कोई डाउट है किसी को तो बोलो। क्वेश्चंस तुम लोग एक बार इसके एनसीईआरटी से बनाना स्टार्ट कर दो इस चैप्टर का, ठीक है? जितना पढ़ा चुके हैं हम उतना बना लो, बाकी एक क्लास और है तो पूरा कर लेंगे, तो और भी बना लेना जो बचा हुआ रहेगा, ठीक है? ओके सर। जितने ओके जितने सर। टॉपिक्स कवर हो चुके हैं उतना तुम लोग एटलीस्ट बना के रखो। कुछ पूछना है किसी को तो पूछो। अक्षत, नहीं सर अभी कुछ पूछना नहीं है। नो सर। नो सर। प्रियांशी, आयुषी, नहीं पूछना है कुछ? नो सर। आयुष? नो सर। नो सर। चलो फिर ठीक है, तो अगले क्लास में करते हैं, अगले क्लास में ये चैप्टर तुम लोग का खत्म हो जाएगा। बना के रखना है एनसीईआरटी से तुम लोग, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है, ओके।